ताकि जब एग्जाम में आए तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। शुरू करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है, देखिए क्या है। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। संयुक्त वाक्य में जब हमें रूपांतरण करना है तो नियम क्या, देखिए यहाँ पर एक ये सरल वाक्य में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दो वाक्य हैं, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। ऑलरेडी ये दो अलग अलग खंडों में दिया गया है तो कोई मुश्किल नहीं है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में जब भी आप तब्दील करोगे किसी भी वाक्य को, उसका पहला वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करना चाहिए, यानी कि वो संपूर्ण होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का अधूरापन नहीं रहना चाहिए। वो पहला वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर ले। पहला क्या है, पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए। तो ये तो सरल वाक्य है, इसको हम कट कर देते हैं। जैसे ही फूल खिले सभी प्रसन्न हो गए, तो ये भी कट हो गया, क्योंकि जैसे ही के चक्कर में ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य में तब्दील हो गया। पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, तो ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि पहला वाक्य यहाँ अपने पूरे अर्थ को बता रहा है, इसमें अपूर्णता नहीं है, और यहाँ पर समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर थर्ड वाला पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए अपने आप में सही है। नेक्स्ट आते हैं, लाभ वाला काम करो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लाभ वाला काम करो, मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब इस वाक्य को हमें किस में परिवर्तित करना है, मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। अब मिश्र वाक्य में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वाक्य दिया गया है ये सरल वाक्य में है ऑलरेडी। जब इसे हम मिश्र वाक्य में तब्दील करेंगे तो पहला वाक्य हमें अपूर्ण रखना है, यानी कि वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे अर्थ को हमें जानने के लिए इसके बाद के वाक्य को पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, हम ऑप्शन देखते हैं, काम करो परंतु लाभ वाला। हमें ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि काम करो जो है वो अपने आप में पूर्ण है, पहला वाक्य जो है वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। अब देखिए हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, ऐसा काम करो। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ये वाक्य पूरा है या अधूरा। हमें इसे पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये अपने आप में अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ये हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, लाभ वाला काम करो, ये तो सरल वाक्य है, लाभ के साथ साथ काम करो, ये अर्थ को ही बदल दे रहा है। तो सही क्या है, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। अब देखिए क्या, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, सिंपल एक वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब यहाँ पर क्या है, पहला वाक्य देखिए, बादल घिर आए, क्या ये अपने पूरे अर्थ को व्यक्त कर रहा है। अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो वो अपने पूरे अर्थ को व्यक्त कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हम सीधे सीधे बोलते हैं, अरे देखो बादल घिर आए, है ना, क्या बोलते हैं, बादल घिर आए, तो मतलब ये पूरे अर्थ को बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। और दूसरा इसमें देखिए, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगा हुआ है और के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, सरल वाक्य में तब्दील करना है। अब मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, ये सीधे सीधे संयुक्त वाक्य में है, इसे हमें बदलना किस में है, सरल वाक्य में, यानी कि इसे एक वाक्य में लेकर आना है और इसका एक उद्देश्य और एक विधेय बना देना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह ना मानी, ये अभी भी दो वाक्यों में बटा हुआ है, तो ये सरल वाक्य का रूप नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया और वह ना मानी, ये भी संयुक्त वाक्य में ही है। मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी, अब ये देखिए, ये एक सिंपल एक सरल वाक्य है, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, तो यहाँ पर ये एकदम सही है, ये सरल वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है। अब हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं, हमें मिश्रित वाक्य को खोज के निकालना है। बालक रोया और चुप हो गया, यहाँ पर क्या है, बालक रोया और चुप हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, बालक रोया और चुप हो गया, ये तो हमें सीधे सीधे संयुक्त वाक्य लग रहा है, तो पहला ऑप्शन हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, कठोर बनो, अब पूरा वाक्य बता रहा है ना, अर्थ बता रहा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, कट कर दीजिए। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, अब पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, वह आलसी था,
अपना पूरा अर्थ दे रहा है ना, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य में हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। सेंटेंस पढ़िए पहला वाला, वह इसलिए बाजार गया। अब जब हम इतना पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो हमें वाक्य में अपूर्णता लग रही है ना, ये पूरे अर्थ को नहीं बता रहा है। किस लिए बाजार गया, ये चीज आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए का आंसर हमें मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। यहाँ पर कौन सा भेद है, हालदार साहब जीप से उतरे, पूरा वाक्य दे रहा है और लगा दिया, तो यहाँ पर सीधे सीधे हो गया संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 8 है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। अब रेखांकित है कल छुट्टी रहेगी। अब हमने क्या बताया था जब आपको वाक्य पढ़ा रही थी और उसमें मैंने उपवाक्य बताया था, मैंने कहा कोई भी सेंटेंस अगर की से शुरू होता है, की से शुरू होता है, तो उस जगह हमारा क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9, तुम घर गए और वह रोने लगी। तुम घर गए अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, और के कारण यहाँ क्या हो रहा है, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो ये जो हमें दिया है ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में तब्दील करना है, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तुम घर गए तब वह रोने लगी, तो तुम घर गए और वह रोने लगी, देखिए 2 सेंटेंस हैं, ये गलत हो गया। तुम घर पहुंचे और वह रोने लगी, ये भी संयुक्त में ही बता रहा है। तुम्हारे घर जाते ही वह रोने लगी, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरा गर्व से बदलता जा रहा था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरा गर्व से बदलता जा रहा था, तो वे बोलते जा रहे थे अपने आप पे पूरा वक्त दे रहा है अर्थ, और यहाँ पर समानाधिकरण अव्यय भी लगा है, इसलिए यह है आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। अब हमारे सामने दिया गया है 4 उदाहरण, चारों उदाहरणों में से हमें कौन सा वाक्य निकालना है जो संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, तो अब संयुक्त वाक्य नहीं है तो वो वाक्य या तो सरल हो सकता है या मिश्र हो सकता है। ठीक है, 2 ही हो पाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा। ये तो सीधे सीधे एक वाक्य है, ये सरल वाक्य हो रहा है। चलिए, ये तो हमें लग रहा है कि ये सरल वाक्य है, लेकिन ऑप्शन आगे पढ़ते हैं। मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूँ पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा, तो ये 2 वाक्य हैं और पर हो लगा होने के कारण यहाँ पर क्या लग गया, आपका संयुक्त वाक्य है। पिताजी के सामने झुकना पड़ा इसलिए दहेज लेना पड़ा, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। पिताजी के सामने मेरी एक ना चली और दहेज लेना पड़ा, ये भी संयुक्त। तो सही ऑप्शन है जो संयुक्त वाक्य नहीं है वो है आपका पहला, स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा, यानी कि ये एक सरल वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजी, छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले, छात्र घर चले गए। ठीक है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। घंटी बजी पहला वाक्य, छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले दूसरा वाक्य, छात्र घर चले गए तीसरा वाक्य। अब यहाँ 3 वाक्य हैं और तीनों ही वाक्यों को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, घंटी बजी और छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले, मगर तीसरा सेंटेंस यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ये अपने आप में गलत हो जाएगा। संयुक्त वाक्य तो है लेकिन तीसरा सेंटेंस इसमें मर्ज नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। घंटी बजी और छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकलकर घर चले गए, ये बिल्कुल सही है हमारा संयुक्त वाक्य में, हम इसे अभी रखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, घंटी बजते ही छात्र पुस्तकें लेकर घर चले गए, ये एक सरल वाक्य है, इसलिए इसे भी हटा देते हैं और उपरोक्त में से हम अलग। तो यहाँ पर सही है हमारा सेकंड वाक्य। जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा।
अब यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। जब मैंने आपको समझाया था उपवाक्य, तब मैंने हर जो है उपवाक्य के साथ कुछ कीवर्डों को बताया था। हमने क्या बताया था, जब जैसा शब्द अगर किसी भी उपवाक्य में आता है और उसकी शुरुआत उसी से होती है तो वहां पर क्रिया विशेषण होगा। अब इसको मैं समझा देती हूँ। जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तो यहाँ एक का जाना दूसरे के जाने पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, क्रिया है। और ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण, क्योंकि एक के जाने की विशेषता ये है दूसरे का जाना। और जब के शुरू होने के कारण भी ये क्रिया विशेषण के उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। ये एक मिश्रित वाक्य है जिसे हमें तब्दील करना है सरल वाक्य में, यानी कि सिंपल एक सेंटेंस में। एक उद्देश्य एक विधेय। ऑप्शन देखते हैं, देश के लिए जो मर मिटने वाला है वह सच्चा देशभक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी जो हैं वो आपके सरल वाक्य में है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो एकदम सही तरीके से हो। अब क्या है, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त। यहाँ पर देश के लिए जो मर मिटने वाला है वह सत्य। अब यहाँ पर वो व्यक्ति वाला शब्द जो है वो मिसिंग है, ठीक है, लेकिन तब भी हम इसे डाउट में रखते हैं। हो सकता है हमारे सामने आगे ऑप्शन ना हो तो हमें इसी को टिक करना पड़े। जो भी देश के लिए मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है। तो ये दो वाक्यों में लिपटा हुआ है और यहाँ पर जो जैसा शब्द लगे होने के कारण ये मिश्र वाक्य के कैटेगरी में आया, तो इसे हमने हटा दिया। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। अब देखिए ये भी सही है, ये भी एक सरल वाक्य ही है, इसको भी रखते हैं। वह सच्चा देशभक्त है क्योंकि वह देश पर, ये एक संयुक्त वाक्य में आ गया तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, देश के लिए जो मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त, जो भी मर मिटे, जबकि यहाँ पर जो व्यक्ति लिखा है। अब आते हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। तो पहली बात तो हमने देखा व्यक्ति जैसा शब्द यहाँ पर आया जो आपका पहले सेंटेंस में मिसिंग था, तो सही हमारा हो गया थर्ड वाला। ध्यान रखिए, ये अगर इस तरीके के उलझाने वाले प्रश्न आपके पास आएंगे, आपको एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना। जब आपके सामने ये उलझाने वाले ऐसे दो आ जाएं वाक्य, तो फिर एक एक वर्ड देखना, क्या वर्ड किसमें मिसिंग है और क्या नहीं है, उसी के हिसाब से आप टिक करना। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। 4 ऑप्शन है, सरल वाक्य ढूंढना है। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब जीप में बैठकर चल गए, तो सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे काट दीजिए। बालक रोया और चुप हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी सहृदय रहा। अब कठोर बनकर जो है और फिर सहृदय रहा भी हमारा यहाँ पर निपात लग गया, इसलिए ये संयुक्त में आ गया, इसको भी कट कर देते। तो पहला वाक्य, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, यहाँ पर चल गए नहीं होगा, चले गए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, मिश्र वाक्य जिसे हमें संयुक्त वाक्य में तब्दील करना है। जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। अब देखिए, जब वर्षा हुई के कारण ये मिश्र वाक्य है, कट कर दीजिए। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, ये भी आपका मिश्र वाक्य में है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये एक सरल वाक्य में आ रहा है। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये हमारा संयुक्त वाक्य में है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, मिश्र वाक्य हमें ढूंढना है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ये एक हमारा संयुक्त वाक्य है, तो कट कर दीजिए क्योंकि हमें तो मिश्र वाक्य ढूंढना है। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये एक सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये एक मिश्र वाक्य। जो झूठ बोलते हैं, पहला वाक्य अधूरा है, तो यहाँ पर चौथा हमारा सही है, ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। फिर से हमारे सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से मिश्र वाक्य को खोजना है। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तुम सच बोलते हो एक संयुक्त वाक्य में आ रहा है।
वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। ये एक सरल वाक्य है। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। अब यहाँ क्या दिया, जो छात्र अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाक्य ही अपने आप में अपूर्ण है, अपने पूरे अर्थ को नहीं बता रहा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आएगा। मगर अभी हमारे सामने एक और वाक्य है। उसने मूर्ति को देखा और रुक गया। उसने मूर्ति को देखा, ये अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य की कैटेगरी में हमारा नंबर 3 आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। अब हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें सरल वाक्य हमें खोजने हैं। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। ठीक है, क्या है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे कट करिए। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। ठीक है, जब सभा समाप्त हुई तो लोग चले गए, ये एक मिश्र वाक्य में आ रहा है। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। क्या है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये एक सरल वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। जब सुबह हुई, तो ये तो एक मिश्र वाक्य में आ गया। सरल वाक्य में कौन सा है, थर्ड, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। प्रश्न संख्या 20 है। बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। बाल गोविंद भगत जानते हैं कि, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर कि लगा है तो क्या होगा, वहां पर संज्ञा उपवाक्य। वेरी गुड। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि फटाफट जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट आते हैं। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर विपत्ति आने पर सभी साथ अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये सिंपल एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस जहां होता है वो होता है सरल वाक्य। नेक्स्ट है। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। रेखांकित उपवाक्य होगा, जो कल खरीदी थी। पुस्तक की क्या क्वालिटी है, वो कल खरीदी गई थी। पुस्तक क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता जिस वाक्य से हमें पता चल रही है वो है जो कल खरीदी थी। तो सीधे सीधे यह क्या हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि एक सेंटेंस की विशेषता हमें दूसरे उपवाक्य में दिखाई दे रही है। प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण हमें बताना है। इस देश को बनाने में अनेक गुमनाम और अनपढ़ माने गए लोगों ने योगदान दिया है। ठीक है, हमें मिश्र वाक्य ढूंढना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये सीधे सीधे एक सरल वाक्य की कैटेगरी में आ रहा है, और लगने से मत देखिए, क्योंकि और गुमनाम और अनपढ़ को जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं सरल वाक्य है। कट करिए। इस देश को बनाने वाले लोग गुमनाम और गुलाम थे। तो ये भी एक सरल वाक्य की कैटेगरी में ही आ रहा है। देश को बनाने वाले सारे लोग गुमनाम और थे। ये भी आपका क्या है, एक सरल वाक्य है, लेकिन पूरी तरीके से शुद्ध भी नहीं है ये। ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया जो गुमनाम और अनपढ़ थे। ऐसे लोगों ने देश को बनाया, तो ये क्या दे रहा है, पहले वाक्य में अपूर्णता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे ही सूर्योदय हुआ फूल खिल उठे। सरल वाक्य में परिवर्तित। यहाँ पर ये वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य की कैटेगरी में, क्योंकि आप पहला वाक्य जो देख रहे हैं ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य में आ रहा है। अब इसे बदलना किसमें है, हमें सरल वाक्य में। सूर्योदय होने पर फूल खिल उठे, ये एक सरल वाक्य है, बिल्कुल सही है, हम रखते हैं, इसको कट नहीं करेंगे। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही फूल खिल उठे, ये एक मिश्र वाक्य में ही आ रहा है, इसको कट करिए। जब सूर्योदय हुआ तब फूल खिल उठे, ये भी एक मिश्र वाक्य में ही आ रहा है। तो यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा है, सूर्योदय होने पर फूल खिल उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। अब इसमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है। चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया। ठीक है, चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया, सरल वाक्य में आ रहा है, इसे कट करिए। नेक्स्ट है। जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया, ये मिश्र वाक्य में है, क्योंकि जैसे ही चौकीदार आया, पहले वाक्य से ही हमें पता चल रहा है। फिर आते हैं, चौकीदार आया तब डंडा घुमाकर चला गया। अब चौकीदार आया, पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। इसे कट कर दो। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं, इसे भी कट कर दो। तो सही हमारा निकला मिश्रित वाक्य का सेकंड वाला। जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। विज्ञान, तो ये कौन सा वाक्य है आप बताओ, ध्यान से देखो। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, जब पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये अपने आप में पूर्णता को व्यक्त कर रहा है। तथा सम्मान मिलता है, तो ये हमारा कौन सा है, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आ रहा है हमारा, ये संयुक्त वाक्य में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वह परिश्रम करने में सफल हुआ। निम्नलिखित में सरल वाक्य हमें खोजने हैं। वह परिश्रम करने में सफल हुआ, ये हमें सरल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसने परिश्रम किया तब सफल हुआ, ये एक संयुक्त वाक्य, कट कर दीजिए। जैसे ही उसने परिश्रम किया वैसे ही वह सफल हुआ, ये एक मिश्र वाक्य आ रहा है। तो सही क्या है, पहला, वह परिश्रम करने में सफल हुआ। यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है। यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है, वह अमीर है रेखांकित उपवाक्य का भेद है। सब सिंपल देखिए, ये वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है, की से शुरू हो रहा है। तो कौन सा हुआ उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। वेरी गुड। तो उपवाक्य का अब देखिए, जहां कहीं जब लगा हो और उसके नीचे अंडरलाइन हो तो वो आपका क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां जो लगा हो वहां आपका हो जाता है विशेषण उपवाक्य, और जहां की लगा हो वहां हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। देखिए, ये वाक्य सीधे सीधे एक मिश्र वाक्य में है। अब इसे बदलना किस में है, हमें सरल वाक्य में। रसूलन और बतूलन के गायन में अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये बिल्कुल सही हमें लग रहा है। तब भी आगे बढ़ते हैं, अभी ऑप्शन आगे हैं। पहला ऑप्शन पढ़ के ही हमें टिक मार्क नहीं करना है, आगे भी ऑप्शन देखने हैं। रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य कैटेगरी में आया, इसे काट दिया हमने। रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये एक संयुक्त वाक्य है। रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये एक सरल वाक्य। अब हमारे सामने दो सरल वाक्य हैं। अब फिर से हमें ट्रिक दिखानी पड़ेगी कि कौन से एकदम सही है। तो देखिए, यहाँ पर है, रसूलन तथा बतूलन जब गाती हैं, यहाँ उनके गीतों से खुशी नहीं मिल रही है, उनके गायन से खुशी मिल रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला जो रसूलन और बतूलन के गीतों से लिखा हुआ है और रसूलन और बतूलन के गायन से लिखा है, फर्क आया। यहाँ पर जब वो गाती हैं तो उनके गाने से उन्हें खुशी मिलती है, उनके गीतों से नहीं। तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे, पहले वाले ऑप्शन को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और मिश्र वाक्य को टिक करके निकालना है। देखें, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अब ध्यान दीजिए, तो ये एक सरल वाक्य है, इसको कट करिए। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। हुड़दंग तो इतना मचाया, पहला वाक्य ढूंढ करिए, हमें समझ में आ गया कि ये एक मिश्र वाक्य में है। आगे बढ़ते हैं, और हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया, ये एक संयुक्त वाक्य है, कट मारिए। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, ये एक सरल वाक्य है। तो सही कौन सा है, आपका सेकंड वाला, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है इसे देखिए। रोगी दूध पी रहा था, वाक्य में रेखांकित पद बंद होगा। रेखांकित है पी रहा था। अब पी रहा था यानी कि कोई एक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, क्रियापद बंद है, क्योंकि एक्शन वर्ड है। पी रहा था, तो ये आपका क्या हुआ, क्रियापद बंद। तुरंत देखकर आपको पहचानना है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय हमें नहीं देना है किसी भी जो है, खास तौर से बहुविकल्पी आपका जो पूरा आ सेक्शन आएगा उसमें हमें किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना, फटफट हमें काम करना है। तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय ना लगता था। तो अब इसमें अंडरलाइन वर्ड है, उनकी दहकती भूरी आंखों। तो अब यहाँ पर कौन होगा। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी जब मैं पदबंध आपको समझा रही थी, ध्यान दीजिएगा कि
जिस भी पदबंधों के ऊपर अंडरलाइन है और उसका आखिरी वर्ड पद जो अंडरलाइन वर्ड है यानी रेखांकित जो शब्द है उसका जो आखिरी शब्द है वो जो कोई भी अपना व्याकरणीकरण परिचय देता है वही आपका पदबंध होगा। अगर वो शब्द संज्ञा है तो संज्ञा रहेगी, विशेषण है तो विशेषण रहेगी, ये ध्यान रखना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, उनकी दहकती भूरी आंखों, तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है वो क्या आ रहा है, आंख। आंख क्या होता है, आंख संज्ञा होती है, तो ये पूरा ही आपका पदबंध क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अभी फटाफट अगर ये तरीका अपनाओगे तो पदबंध में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। नेक्स्ट आते हैं, वह लड़का अच्छा लिखता है, रेखांकित में पद होगा। अब वह शब्द है, वह शब्द क्या है, वह लड़का, तो यहाँ पर वह क्या है, आपका किसी की तरफ आप इशारा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात ये एक सर्वनाम पद है। क्या है ये, सर्वनाम पद। भारत की राजधानी दिल्ली है, अंडरलाइन वर्ड है भारत, तो भारत क्या है, संज्ञा है, तो रेखांकित। यहाँ पर पदबंध नहीं, आपसे सिर्फ सिंगल एक एक वर्ड अगर पद शब्द है तो वहां पर सिर्फ उस पद के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर भारत क्या हो जाएगा, संज्ञा पद। नेक्स्ट आते हैं, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं, रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद है वह रौद्र रूप, तो यहाँ पर रूप शब्द क्या है, रूप शब्द क्या होगा, वो होगा आपका संज्ञा, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, संज्ञा पद बंद। सीमा बहुत बुद्धिमान छात्रा है, वाक्य में संज्ञा पद बंद है। अब नीचे दिया है सीमा, बुद्धिमान, बहुत, छात्रा, तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा, तो संज्ञा यहाँ पर जो आ रही है, एक तो सीमा है, ठीक है, दूसरा एक वर्ड है छात्रा, लेकिन छात्रा के साथ है लगे हो जाने के कारण ये क्रियापद बंध में चला जाएगा, क्योंकि है जो है वो क्रिया है। तो छात्रा है जो शब्द आएगा ये आपका क्रिया में चला जाएगा, तो यहाँ सीधे सीधे क्या है, सीमा जो है ये आपका क्रिया जो है संज्ञा पद बंध रहेगा। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाटिए। ऑप्शन दिया है, तलवार एक, रहस्य थी, तातारा की तलवार, विलक्षण रहस्य। अब आप यहाँ पर देखेंगे तलवार एक, तो एक क्या है, ये तलवार की विशेषता बता रहा है इसलिए ये विशेषण पद है। रहस्य थी, तो थी आपकी क्रिया है, ये क्रिया बंध है। तातारा की तलवार, तलवार एक संज्ञा शब्द है इसलिए ये एक संज्ञा शब्द है। विलक्षण रहस्य, तो यहाँ पर विलक्षण रहस्य जो आपका बता रहा है ये भी एक विशेषण है, तो इसलिए ये भी आपका विशेषण होगा, तो सीधे सीधे क्या हो गया, ततारा की तलवार। नेक्स्ट आते हैं, वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, रेखांकित पदबंध, दौड़ रही थी, जाहिर सी बात है क्रिया होगा, तो यह पूरे तीनों पद आ रहे हैं आपके क्रिया पदबंध में। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, रेखांकित में कौन सा पदबंध है। अब देखिए, बच्चे बगीचे में, तो आखिरी वर्ड क्या है आपका, बगीचे, ठीक है, में तो हमारा कारक होता है तो वो पद में तो नहीं गिना जाता ना, तो यहाँ पर बगीचे, बगीचे क्या हुआ, संज्ञा, तो पूरा पदबंध हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब यहाँ पर पदबंध जो रेखांकित है 4:24, मिनट क्या है, मिनट शब्द क्या है, मिनट तो संज्ञा हुआ ना, क्योंकि ये समय को बतला रहा है, तो ये क्या हुआ, संज्ञा, तो ये सीधे सीधे हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। अब पुस्तक तो सीधे सीधे हमें पता है कि वो संज्ञा पद है, तो हम यहाँ पर संज्ञा लगा देंगे। नेक्स्ट है, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तरह तरह से। अब ये जो तरह तरह शब्द है ये अंडरलाइन है। अब क्या है ये, अब जब हमको ये नहीं समझ में आ रहा हो, अगर किसी वाक्य में आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल एक करना कि ये देखना कि तरह तरह किससे संबंधित है, ये अपमानित करने से संबंधित है। अपमानित करना क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो आपके कहलाते हैं क्रिया विशेषण, तो तरह तरह क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध, तो सही है आपका नंबर 3।
नेक्स्ट आते हैं नीम की घनी छांव में, यहाँ पे धनी लिख गया है, घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। वाक्य में विशेषण पद है। ठीक है, अब नीचे हमें देखना पड़ेगा। नीम की घनी छांव में, बिल्कुल सही। देखिए लास्ट वर्ड है छांव। छांव किसकी विशेषता बता रहा है? नीम के पेड़ की। ठीक है ना, तो ये आपका जो है क्या है, विशेषण आ रहा है। नीम के पेड़ की विशेषता बताने के कारण घनी छांव जो है वो विशेषण है। आगे व्यक्ति संज्ञा है, आनंद भी आपका संज्ञा शब्द आ रहा है, अनुभव करता है क्रियापद बंध है। तो सही है, नीम की घनी छांव ये विशेषण पद बंध है। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इस वाक्य में विशेषण पद बंध है। अब विशेषण बताना है। साहसी वजीर अली, अब यहाँ पर आखिरी वर्ड वजीर अली है। वजीर अली एक व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा पद बंध हुआ, तो इसको आप कट कर दो। नेक्स्ट आते हैं लिए लड़ रहा था, ये एक क्रियापद बंध है। नेक्स्ट है निर्भीक और साहसी, ये दोनों ही पद विशेषता को बतला रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण पद बंध है। अपने अधिकार के लिए, तो यहाँ पर अपने अधिकार के लिए, ये आपको किसके लिए बता रहा है? ये देखिए यहाँ पर दिया निर्भीक साहसी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। तो लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? अधिकार के लिए लड़ रहा था, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। तो सही सही आपका क्या है, विशेषण। यहाँ पर निर्भीक और साहसी ये विशेषण पद बंध है। महंगी खरीदी हुई शॉल फट गई, रेखांकित पद बंध होगा। आखिरी शब्द क्या है? आखिरी शब्द है आपका शॉल। शॉल क्या है? एक वस्त्र का नाम होता है, तो ये क्या हो गया आपका, संज्ञा। तो सीधे सीधे पूरा पदबंध आपका क्या निकल जाएगा, संज्ञा पदबंध। फैले हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्ती से भगाना शुरू कर दिया, रेखांकित पदबंध है। प्रदूषण, प्रदूषण क्या होता है? एक तरह की गंदगी का नाम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा। तो ये आपका पूरा पदबंध क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, रेखांकित में कौन सा पदबंध होगा? अब यहाँ पर देखिए क्या है, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई। अब ये कोई जो है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई एक पर्सनल व्यक्ति। हम कह रहे हैं विरोध करने वाले व्यक्तियों में विजय ने कुछ नहीं बोला, विजय नहीं बोला, अजय नहीं बोला, सोहन नहीं बोला, तो यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, इसकी जगह पे हम कोई एक संज्ञा शब्द रख पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तो सही क्या है, ये पूरा ही पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर ही रहे। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है। ऑप्शन दिए है, के बीच रहते हुए। ठीक है, के बीच रहते हुए। अब ये हमें क्रियापद बंद लग रहा है, लेकिन तब भी हम एक बार रखते हैं। ठीक है, सिनेमा की चकाचौंध नहीं, ये नहीं है, इसको कट कर दीजिए। धन लिप्सा से कोसों दूर ही रहे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमें क्रिया लग रहे हैं, पहला और चौथा। अब हम क्या करें, चलिए, तो अब इसके लिए हमें फिर से वाक्य पढ़ना पड़ेगा। के बीच रहते हुए, अब यहाँ पर सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर रहे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, मुख्य क्रिया है दूर रहना और उसकी पूर्वकालिक क्रिया है रहते हुए। अब यहाँ पर इन्होंने चकाचौंध और धन लिप्सा इन सारी चीज़ों से संबंध दर्शाने के लिए रहते हुए शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका क्रिया विशेषण में तब्दील हो गया रहते हुए, और दूर रहना जो है ये क्रिया में आ गया, तो यहाँ पर नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, मंजू मैदान में खेल रही है, रेखांकित में पदबंध होगा। अब यहाँ पर खेल रही है, हम सभी को पता है कि ये क्रिया है, तो सीधे सीधे क्रिया पदबंध में लगा देंगे। क्रिया पदबंध का उदाहरण छाटिए। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं क्रिया पदबंध। बिल्ली ने उचक्कर, अब बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, तो यहाँ उचकना क्या हो गया, उचकना जो है वो तो आपका क्या बता रहा है, उसकी क्रिया को बता, मतलब कि यहाँ पर उसकी क्रिया विशेषण को बता रहा है। मतलब उसने अंडा जो तोड़ा वो कैसे तोड़ा,
उचक्कर तोड़ा, तो उचक्कर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा, इसको हमें काटना है क्योंकि हमें तो क्रियापद बंध ढूंढना है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया। यह काम, काम क्या हुआ, काम जो है वो एक क्रिया के रूप को बतला रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर यह काम जो है इस समय यहाँ पर संज्ञा के रूप में है, इसलिए ये भी नहीं है। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहे। अब बैठे रहे जो है ये हमें क्रिया लग रहा है, लेकिन ऑप्शन आते हैं। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। अयोग्य, सर्वथा अयोग्य। तो यहाँ पर थे जो है वो क्रिया है, लेकिन ये क्रिया विशेषण को बदला रहा है। तो सही हमारा जो आ रहा है वो नंबर 3 है। बैठे रहे ये पूरे ही पद हमारे क्रिया पदबंध हैं। नेक्स्ट आते हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। रेखांकित पदबंध है। कर दिया, तो सीधे सीधे कर दिया क्या है, आपकी क्रिया है, क्रिया पदबंध में आप मार्क कर दो। नेक्स्ट आते हैं। सामने के मकान में रहने वाला नीरज कुशल चित्रकार है। अब चित्रकार क्या होता है, चित्रकार एक कलाकार ही हुआ, तो वो कौन होता है, संज्ञा। वेरी गुड, ये एक संज्ञा पद है। नेक्स्ट आते हैं। बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा थे। तो बादशाह सुलेमान कौन सा पदबंध है, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो सीधे सीधे ये क्या हुआ, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं। नानी कहानी सुनाती रहती हैं। वाक्य में संज्ञा पदबंध है। नानी, सुनाती, कहानी, रहती। तो अब यहाँ पर हम देखो आपको बता दें, नानी जो है और कहानी, ठीक है, दो हमें संज्ञा लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सुनाना और रहती ये दोनों ही हमारे क्या रहते हैं, आपकी क्रिया शब्द में आते हैं। तो अब हमको दो में ऑप्शन में परेशानी हो रही है, तो हम क्या करें, वापस वाक्य में आऊं। नानी कहानी सुनाती रहती हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सुनाती रहती हैं, क्या सुनाती रहती हैं, कहानी सुनाती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही हमारे संज्ञा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो पूरे वाक्य में मुख्य क्रिया है उस पर मार्क करना, सॉरी मुख्य संज्ञा जो है उस पर मार्क करना। तो यहाँ पर मुख्य संज्ञा नानी है, क्योंकि नानी कर्ता के रूप में है। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है अपनी तरफ खींचते खींचते, और आखिरी जो वर्ड आ रहा है रेखांकित में वो है खींचते खींचते। वो क्या है, एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, खींचते खींचते हो रही है, तो ये पूरा ही पदबंध आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट आते हैं। सतीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर आंख मिच जाती थी। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब यहाँ पर फटा हुआ, फटा हुआ क्या है, क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ। फटा हुआ आखिरी शब्द आया, किससे संबंधित है, सिर से। अब सिर की के बारे में बता रहा है कि वो फटा हुआ है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, विशेषण। तो ये आपका होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि संज्ञा जो सिर है उसकी विशेषता फटा हुआ बता रहा है। तो आखिरी शब्द आपका अगर विशेषण आ रहा है तो पूरा पदबंध आपका विशेषण ही कहलाएगा। हरियर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे। रेखांकित पदबंध का भेद है। धीरे धीरे चलते हुए, क्रिया क्या है, चलते हुए। इसके बारे में कैसे संपन्न हो रही है, धीरे धीरे संपन्न हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है। वाक्य में क्या है, दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, क्रिया पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया है। नेक्स्ट आते हैं। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी थी। रेखांकित पदबंध है। आखिरी पद क्या है, आखिरी पद है भीड़। भीड़ क्या होता है, भीड़ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, तो ये पूरा पदबंध हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने वाला वह आजमगढ़ की तरफ भाग गया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। यहाँ पर वह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वजीर अली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी हो सकता है। तो ये सीधे सीधे क्या है, आपका वह शब्द इस जगह सर्वनाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका पदबंध क्या कहलाएगा, सर्वनाम
सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न आ रहा है आपका, फलानुसार शब्द किस समास का उदाहरण है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया ये फलानुसार, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा। फला अनुसार यानी कि फल के अनुसार या नतीजे के अनुसार, तो यहाँ फल के अनुसार आ रहा है। अब बीच में के लगा है तो ये क्या है, ये एक कारक है। क्या होता है, कौन सा कारक है ये, का की के रा री रे, कौन सा, संबंध कारक होता है। तो हम सभी को समझ में आ गया कि कारक आधारित जो समास होते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास। कौन से होते हैं, तत्पुरुष। अभी हमको पता है कारक है संबंध, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अब ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं दिया है, हमारे सामने सिर्फ क्या दिया हुआ है, तत्पुरुष समास, तो हम उसी में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जब भी आपके पास तत्पुरुष समास आए ना तो कारक में जरूर घुसना, चाहे पूछा गया हो चाहे ना गया हो। कारण ये है कि आपका वो पॉइंट एकदम स्ट्रांग होता जाएगा, जितनी बार आप बताओगे उतनी बार वो चीज आपकी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सभा भवन। सभा भवन, फिर से वही विग्रह करना है। सभा भवन के लिए अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सभा के लिए भवन। कारक क्या आया, के लिए। अब के लिए कौन से कारक में होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। तो यहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहां पर से तत्पुरुष दिया है तो हम तत्पुरुष ही लगा देते हैं। बस इसी तरीके से आपको करना है, ताकि अगर एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, मान लो सपोज अगर पूछ लिया तो कम से कम आप कर तो पाओ ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट आते हैं, आजन्म का समस्त पद विग्रह होगा। आजन्म क्या है, ये एक समस्त पद यानी कि समास है। अब इसका विग्रह करना है यानी कि समास विग्रह करना है, तो इसका सही क्या है, यहाँ पर जन्म से लेकर, जन्म से रहित, बिना जन्म के, या जीवन भर। तो आजन्म मतलब हुआ कि संपूर्ण जीवन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आजीवन। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ दिए गए हैं, थोड़ा बहुत, परिंदे चरिंदे, आगे पीछे, शब्द रचना। अब शब्द इसमें जो है ना, थोड़ा बहुत, इसमें हम नहीं देखते हैं कि किसी तरीके से, तो इसमें जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, अर्थात शब्द रचना, तो क्या होगा, शब्द की रचना। क्या होगा, शब्द की रचना इसका। तो यहाँ पर नंबर 4 हमारा तत्पुरुष समास है। और कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि हमने इसमें की लगाया है। दाल भात, शब्द में कौन सा अलंकार है, दाल और भात, और किसमें लगता है आपका, द्वंद्व समास में। तो देखा ना, समास क्लियर है तो क्वेश्चंस में आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लोगे, हाँ, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, महावीर शब्द या समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। महावीर, तो अब यहाँ पर महावीर जो आ रहा है, महान है जो वीर, वीर की क्या विशेषता है कि वो बहुत महान है। अब विशेषण विशेष आधारित कौन सा समास होता है, वो आपका होता है कर्मधारय समास, है ना, जिसमें विशेषण विशेष धो लेता है। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो वीर। परमेश्वर समस्त पद का विक्रय होगा। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए, परमेश्वर, परम और ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर में परम, या परम के लिए ईश्वर। तो यहाँ परमेश्वर का जो विग्रह होगा वो क्या है, परम है जो ईश्वर। नेक्स्ट आते हैं, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब कौन सा होता है, आपका पहला पद। तो यहाँ पर अव्यय भाव समास में, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में तो उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कर्मधारय में ये आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो सही क्या है इसमें, पूर्व पद। अव्यय पद में जो आपका पूर्व यानी कि पहले जो पद होता है वो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, उसकी प्रधानता के कारण ही उसे अव्यय भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आंच रहित शब्द के लिए सही समास होगा, समास विग्रह होगा। आंच रहित, आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित, या रहित आंच के, तो क्या होगा, ये होगा आंच से रहित यानी कि आंच के साथ। मदमस्त शब्द में सही समास विग्रह का चयन कीजिए। मदमस्त, अब इसमें समास भी दिया है, समास विग्रह भी दिया है।
तो देखिए क्या है, मद रूपी मस्त कर्मधारय समास, मद से मस्त तत्पुरुष समास, मस्त है जो मस्त कर्मधारय समास, मद के लिए मस्त तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो मदमस्त का सही विग्रह है वो है आपका मद से मस्त। ठीक है, मद से मस्त, तो इसका सही है, अब से आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अपदान होगा या करण होगा। जाहिर सी बात है, करण कारक है, यहाँ कोई चीज किसी से अलग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर होगा आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। चंद्र खिलौना, अब ये समस्त पद है, इसका विग्रह करिए। चंद्र का खिलौना, चंद्र और खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना या चंद्र के लिए खिलौना। तो इसका जो हम अगर विग्रह करते हैं तो ये क्या होगा, चंद्र रूपी खिलौना। यानी कि चांद को ही तो खिलौना बोला था, तो क्या होगा, चांद जो है वो खिलौने के रूप में। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। तो हम क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। अब के लिए लग गया तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक आएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। लेकिन यहां तो नहीं दिया है तो यहां पर हम सिर्फ तत्पुरुष में लगा देंगे। तो यह है आपका नंबर 4, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं 13, स्वर्ण किरण समस्त पद का सही समास विग्रह होगा। स्वर्ण किरण, स्वर्ण मतलब सोना, किरण मतलब आप जानते हैं जो रोशनी आती है सूर्य की, उसको किरण बोलते हैं। स्वर्ण और किरण, सोने की किरण, स्वर्ण या किरण या स्वर्ण सम किरण। तो यहाँ पर क्या होगा, सोने की किरण। अब अगर स्वर्ण किरण को हम समास पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे। अब देखिए यहाँ की लग गया तो सीधी सी बात है तत्पुरुष समास है, की है तो संबंध तत्पुरुष समास है, हुआ ना। तो क्या हो गया, सोने की किरण आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, श्रम से जीवी का समस्त पद है। श्रम से जीवी, अब इसका हमें बनाना है समास यानी कि समस्त पद। अभिजीव, श्रमजीवी, श्रमजीव या श्रमी जीवी। तो आप श्रम से जीवी के लिए अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो वो होगा श्रमजीवी, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है या उसको मेहनत में विश्वास है, तो श्रमजीवी व्यक्ति तो बोलते हैं उसको। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ के दिया है, समास जो है वो युग्म दे दिए गए हैं। अब युग्म को पहचानना है कौन सा जोड़ा सही है, एक सही है, दो सही है, और नीचे उसके कूट भी दिए गए हैं, उनको हिसाब से ही आपको लगाना है। ठीक है, ग्रह प्रवेश, अब देखिए समास, ये ऑप्शन दिए इन पे आप मत जाना, पहले अपने दिमाग लगाओ। ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, ग्रह में प्रवेश। ठीक है, तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यहां पर क्या दिया है, द्वंद्व समास, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक, नेक्स्ट आते हैं साफ साफ। साफ साफ, जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और वहां पर कौन सा समास रहता है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन देखिए सही है, इसको टिक करिए। नेक्स्ट आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि जिसके 3 कोने हो। पहला पद संख्यावाची, तो कौन सा समास हुआ, दिगु समास, लेकिन यहां दिया है तत्पुरुष समास, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं मृग लोचन। मृग क्या कहते हैं, लोचन है जिसके मृग के समान, अर्थात हरि या विष्णु हम यहाँ पर देंगे। तो हम राधा के लिए भी बोल सकते हैं, उन्हें भी मृगलोचन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ जाके बहुव्रीहि समास। तो दूसरा और चौथा हमारा सही है, दूसरा चौथा हमारा तीसरा ऑप्शन सही निकल रहा है। तो इन ऑप्शंस में जाने से अच्छा है कि जब आप यहाँ पर समस्त पद जो दिए हैं उनका विग्रह करिए, पहचानिए और फिर आप समास पे जाना। रामायण समस्त पद का विग्रह है। राम के लिए आयन, राम और आयन, राम के समान आयन, राम का आयन। तो यहां पर रामायण का मतलब है राम का आयन। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अष्टाध्यायी तो क्या है, 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु समास। 8 हैं जो अध्याय, बहुव्रीहि समास। अष्ट और अध्याय, द्वंद्व समास। अष्ट के अध्याय, तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी
पहला पद संख्यावाची, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये आपका द्विगु समास है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 अध्यायों का समाहार, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है वनवास, शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। वन में वास, ठीक है, तो यहाँ पर है वन में वास तत्पुरुष समास, वन का वास वन रूपी ईवास कर्मधारय समास, वनों का समाहार द्विगु समास। तो वनवास का सही अगर विग्रह होता है तो क्या होता है, वन में वास। अब वन में वास है, माँ हमारा कारक लगा है, तो कौन सा कारक है, ये अधिकरण कारक है। तो कौन सा निकला, ये तत्पुरुष अधिकरण समास, ठीक है, पहला सही निकला। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब हमें बहुव्रीहि समास देखना है। फलानुसार विग्रह होगा फल के अनुसार, भाग्यहीन भाग्य से हीन, लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणपति, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। मदांत मद में अंधा, मद में अंधा मदांत, तो यहाँ पर सही क्या है, ये है लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर गणपति। नेक्स्ट है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब बाद का। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौड़ हो जाते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। अव्ययी समास इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। चतुर्मुख का समास होगा, चतुर्मुख का समास क्या होगा, देखिए समास विग्रह। पहला है चतुर है जो बहुव्रीहि समास, नहीं गलत है ये। नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा वो क्या है, चार मुख तत्पुरुष समास, नहीं। बार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास चतुर्मुख। तो यहाँ पर क्या है, चार है, यहाँ पर बार नहीं होगा, यहाँ पर हैगा चार, ओके। चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास, ये हमको सही लग रहा है, मगर एक अभी है। चतुराई झलकती है जिसके मुख से अर्थात व्यक्ति विशेष, बहुव्रीहि समास। देखिए चतुर्मुख जो है, चतुर्मुख, तो यहाँ पर ये चौथा गलत है, यहाँ पर तीसरा गलत है। तीसरा इसका जो विग्रह किया गया है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर चपल मुख होगा। अगर चतुराई झलकती है, अगर चतुराई झलकती है जिसके मुख में अर्थात व्यक्ति विशेष, तो उसके लिए समास होगा चपल मुख। लेकिन यहाँ पर चतुर्मुख है अर्थात जिसके चार मुख हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेकाम। बेकाम शब्द में कौन सा समास है, पहला पद आप देख रहे हो यहाँ पर उपसर्ग है बेकाम में, और पहला पद जहां पर उपसर्ग होता है वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। तो सही क्या है आपका थर्ड। नेक्स्ट गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, ठीक है, देखते हैं। गगन घूमी, गगन चुंबी, गगन चूभी, गगन चूंबी, तो सही क्या है, गगन चुंबी। सज्जन समस्त पद का विग्रह ले, क्या है, सत है जो जन, सद है जो जन, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत है के समान जन। तो क्या है, सत है जो जन, सज्जन का विग्रह होगा सत है जो जन। सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए लगा है, कारक हुआ संप्रदान कारक, तो क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो समझ में आ गया, सत्य, सत्य के लिए आग्रह, तो यहां पर कहां पर आ रहा है, फोर्थ, सत्य के लिए आग्रह यानी कि तत्पुरुष समास। नील कमल शब्द में कौन सा समास है, नीला है जो कमल, तो क्या हुआ, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला है, इसलिए यहां पर होगा कर्मधारय समास। नीचे लिखे युग्मों में मनोबल का सही समास विग्रह और भेद किस युग में है। मनोबल, मन के लिए बल, मन का बल, मन और बल, मन ही बल, तो यहां पर क्या है, मनोबल का तात्पर्य होता है मन का बल। अब इसका विग्रह क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास, तो आपका यहां सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, तीन आंखें हैं जिसकी अर्थात शिव समस्त पद है, क्या होगा, त्रिलोचन या हाँ देखिए यहाँ पर तीन लोचन, लोचन, त्रिलोचन, त्रैलोचन, तो क्या होगा, त्रिलोचन। बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह है,
तो बाकायदा का पहले हम विग्रह करेंगे, कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, कायदे के द्वारा कृत्य। तो बाकायदा मतलब हुआ कायदे के अनुसार। अब पहला शब्द उपसर्ग है तो इसलिए यहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास, यहां पर पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं शरणागत। शरणागत शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। तो क्या हुआ, में लगा, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए क्या है, शरण में आया हुआ, शरण में लिया हुआ, आया है जो शरण में, गया है जो शरण में। तो गया है जो शरण में है वो है शरणा, आपका वो भी शरणागत ही का ही विग्रह है, लेकिन इसको पलट दिया है। लेकिन अगर हम प्रॉपर दोनों में देखें तो शरण में आया हुआ एकदम सही है। तो चलिए आज का वीडियो इसी मुहावरों पर आधारित है, जिनको हम करेंगे बहुविकल्पियों के रूप में। तो शुरू करें। पहला प्रश्न है, चक्कर खाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा। चक्कर खाना, बेहोश होना, भ्रमित होना, गोल घूमना या भ्रमण करना। अब चक्कर खा जाना अर्थात हम भ्रमित हो गए, हम तो उसको देखकर चक्कर खा गए, हमें समझ ही नहीं आया कि वो आ रहा है कि जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या, हमें संदेह हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है, हम भ्रमित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बहुत से लोगों की दूसरे एक एक काम में डैश बुरी आदत होती है। अब इस डैश की जगह हमें मुहावरा भरना है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो क्या होता है, डींग मारना, तीन तेरा करना, टांग अड़ाना या ढोंग रचना। तो क्या होगा, बहुत से लोगों की दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की बुरी आदत होती है। तो यहाँ हुआ नंबर 3। निराशा के बादल छटना मुहावरे का सही अर्थ है। अब ये निराशा के बादल छटना एक मुहावरा है और इसका अर्थ निकालना है हमें। कुछ अच्छा होना, परेशान होना, उदासी दूर होना या दुख होना। तो निराशा के बादल छटने का तात्पर्य है कि हमें जो कोई उदासी थी वो अब दूर हो चुकी है। तो उदासी दूर होना। व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, व्यवस्था के खिलाफ लड़ना डैश है। उपयुक्त मुहावरे के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। अंगूर खट्टे होना, अंगारों पर पैर रखना, आंखों पर चर्बी होना, आग पानी साथ रखना। तो व्यवस्था के साथ के खिलाफ लड़ना अंगारों पे पैर रखना है, यानी कि अंगारों पे पैर रखकर हमें जितना तकलीफ होगा, अगर हम व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं तो भी हमें उतनी ही तकलीफ होगी। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मुहावरा और अर्थ दोनों सही है। गिरहा बांधना, मार डालना। गिरहा बांधने का तात्पर्य होता है किसी को लूटना। तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट कर देना। तलवार खींचना यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना या किसी से ईर्ष्या होना। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना। ये मुहावरा बिल्कुल सही है और इसका अर्थ भी सही है। कदम उठाना, सामना करना। कदम उठाना मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना, तो ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक बालक अपने माता पिता की डैश होता है, आंखों का तारा होता है। प्रत्येक बालक अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 लगाएंगे। नंबर 7, व्यंग करना वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। सूक्ति बाण चलाना, आड़े हाथों लेना, दांतों पसीना आना, बहुत फजीहत करना। तो व्यंग करने के लिए अगर हम सही मुहावरा लगाएं तो वो है सूखती बाण चलाना। व्यंग करने का तात्पर्य होता है किसी को टीज करना। मतलब कोई ऐसी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत देर तक सोता है, तो हम उसको टीज करते हुए क्या करेंगे, अरे यार तुम्हारी तो बड़ी ऐश है, इतनी देर तक सोते रहते। तो एक तरीके से हम उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, अपनी बातों से उसके ऊपर बाण चला रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सूखती बाण चलाना। दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ उसके डैश। अब यहाँ पर मुहावरा क्या होगा, छाह न छूने वाला, मक्खी नाक पर ना बैठने देना, कान पर जू ना रेंगना, बाल बांका ना होना। तो क्या है, दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ उसके कानों में जू भी नहीं रेंगती, अर्थात उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। दांतों तले अंगुली दबाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे की लाठी बनना, मोह माया के बंधन पड़ना। तो यहाँ पर
अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना, इसके लिए सही मुहावरा है अंधे के हाथ में बटेर लगना। अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ क्या है? अच्छा भाग्य, बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना जाना, यानी कि उसने मेहनत ना करी हो, बस उसे किस्मत से चीज मिल गई हो। तो सही यहाँ पर आपका थर्ड है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई डैश नहीं है। अब क्या है? मिट्टी का मौदा, हाथ का मैल, सांप सूंघना, बच्चों का खेल। तो क्या है यहाँ पर? बच्चों का खेल। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, बहुत खुश होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। हाथ पांव फूलना, फूल कर कुप्पा हो जाना, सातवें आसमान पे होना, फूटी आंख सुहाना। तो बहुत खुश होने का तात्पर्य है सातवें आसमान पर होना, यानी कि हम सब अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, सबसे बड़ा समझने लगते हैं। ईश्वर को पाने के लिए डैश ही पड़ता है। अब यहाँ डैश की जगह क्या आएगा? बेराह चलना, मुंह की खाना, आपा खोना, लोहा मानना। तो क्या होगा? ईश्वर को पाने के लिए जो है लोहा, यहाँ पर जो होगा आपा खोना पड़ता है। आपा खोने का मतलब होता है अपने आप को खोना पड़ता है, अर्थात अहंकार को बुलाना पड़ता है। तो सही है आपका आपा खोना। नेक्स्ट आते हैं, अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर छात्र डैश लगे। क्या लगे? अब अगर आंसर नहीं आएगा तो क्या होगा? आप बगले झांकने लगेंगे, है ना? इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तो मतलब क्या हुआ? बगले झांकना। तो सही क्या? अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर छात्र बगले झांकने लगे। नेक्स्ट आते हैं, पुत्र की सरकारी नौकरी लगने पर पिता की डैश। अब पिता की डैश क्या? मुट्ठी गर्म हो गई, लॉटरी लग गई, बाछें खिल गई, नया डूब गई। तो यहाँ पर पुत्र की सरकारी नौकरी लगने पर पिता की बाछें खिल गई, अर्थात उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी महसूस होने लगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा। कुछ ना करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर का पानी भर देना, या फिर आपका लंबी चौड़ी बातें करना। तो गागर में सागर भरने का तात्पर्य है थोड़े में बहुत कुछ कह देना, क्योंकि मुहावरों का भी यही काम होता है, ये थोड़े शब्दों में ही बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। दबदबा होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। हेकड़ी जताना, चमड़ी उधेड़ना, खाल खींचना, तूती बोलना। तो दबदबा होने का यहाँ पर मुहावरा अगर हम लगाएंगे तो वो है तूती बोलना। प्रश्न संख्या 18 है, तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने डैश। क्या कर देता है? डैश। डेरा डालता है, हवा में उड़ता है, त्योरियां चढ़ा लेता है, दीवार खड़ी कर देता है। तो क्या है? तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है, अर्थात मुश्किलें ही लेकर आता है। मेरे लिए अपने माता पिता का आदेश है डैश। क्या है मेरे लिए माता पिता का आदेश? सिर आंखों पर रखना, मुंह की खाना, मीन मेख निकालना, जली कटी सुनाना। तो मेरे लिए मेरे माता पिता का आदेश सिर आंखों पर रखता हूं। मैं क्या करता हूं? सिर आंखों पर रखता हूं, मतलब उसे सर्वोपरि मानता हूं। बड़े भाई साहब ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरी डैश जाती। क्या जाती? तूती बोलना, खून खोलना, हिम्मत टूटना, दिल पसीजना। तो क्या होता? बड़े भाई साहब ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरी हिम्मत टूट जाती, यानी कि मैं पूरी तरीके से अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता। 2 दिन बाद भोजन मिलने पर वह उस पर डैश। क्या हुआ? पगड़ी रखना, टूट पड़ना, नकेल हाथ में होना, या नानी याद आना। 2 दिन बाद भोजन पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम उस पर टूट पड़ेंगे, पूरी तरीके से भूख मिटाने के लिए। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो डैश। अब डैश क्या होगा? जमीन पर पांव रखना, आटे दाल का भाव मालूम होना, दीवार खड़ी करना, नामो निशान मिटाना। तो कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, अर्थात तब तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होगा कि एक्चुअल में ये कितना मुश्किल काम है। पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने डैश हो सकता हूँ।
क्या हो सकता हूँ भाई? डैश। खून का घूंट पीना, पैरों पर खड़ा होना, एक पंथ दो काज होना, अपना हाथ जगन्नाथ। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, अर्थात मुझे आगे चलकर कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हम पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब हमें मुहावरे और उचित अर्थ वाले, यहाँ पर क्या दिया है? घुड़कियां खाना, साहस प्राप्त करना। घुड़कियां खाना मतलब कोई बात बात पे बातें सुनाते रहे, उन्हें बोलते हैं घुड़कियां खाना, तो ये गलत है। तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना। तलवार खींचना का तात्पर्य होता है युद्ध के लिए तैयारी करना, यानी तुरंत हम तैयार हैं बहस के लिए। पन्ने रंगना, व्यर्थ लिखना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आग बबूला होना, अपने वश में। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा करना, तो ये नीचे वाला भी ऑप्शन गलत है। सही है पन्ने रंगना, व्यर्थ लिखना। अमित पर अमीर बनने का डैश था, उपयुक्त मुहावरे के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या था? भूत सवार होना, सूरज को दीपक दिखाना, सिक्का जमाना, शान में बट्टा लगाना। तो अमित पर अमीर बनने का भूत सवार था, बस उसे इसी तरीके से, किसी भी तरीके से बस वो अमीर बन जाए। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा? अब देखिए क्या है यहाँ पर एक वक्त, इसके लिए हमें कोई मुहावरा निकालना है। तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो यहाँ पर क्या है? सारा दिन काम में जुटे रहते हो। कोल्हू का बैल, तीन तेरह करना, खेत का बैल, हक्का बक्का। तो क्या है? तुम सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो सही क्या है? कोल्हू का बैल। कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए उसने डैश दिया। क्या दिया? नाको चने चबाना, अपना रंग दिखाना, ओखली में सिर देना, रात दिन एक करना। तो कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए उसने रात दिन एक किया, यानी कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी। बिना धन के कोई व्यापार करना, डैश है। अब बिना धन के व्यापार करने का तात्पर्य क्या है? घर में उड़ना, आकाश में उड़ना, खुले मैदान में उड़ना, या पैरों से उड़ना। तो बिना धन के कोई व्यापार करना आकाश में उड़ने के बराबर है, अर्थात हम तो आकाश में उड़ नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कहा गया कि बिना धन के व्यापार भी नहीं हो सकता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे के लिए अर्थ है किसी को सबक सिखाना, कठिनाइयों का ज्ञान होना, चीजों के भाव पता चलना, खरीदारी के गुरों का ज्ञान होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना ये एक मुहावरा है, और इसके लिए सही अर्थ है कठिनाइयों का ज्ञान होना। किसी भी काम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां हैं, इसका ज्ञान हमें वहीं पर जाकर लगता है, तो इसको हम बोल देंगे आटे दाल का भाव पता होना। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। अब हमें निकालना है कौन सा युग्म सही है, और नीचे ये कूट दिया गया। ठीक है, देखिए पहला, सहज रहना, जागरूक होना, ये बिल्कुल ही सही है, तो नंबर 1 पे लगाएंगे। फिर उसके बाद में आपके पास में आ रहा है रंग दिखाना, प्रभाव दिखाना। नहीं, रंग दिखाना मतलब अपनी असलियत को सामने रखना, तो ये गलत हो गया। नंबर 3, दिमाग होना, बुद्धिमान होना, बिल्कुल सही है। खून जलना, तिरस्कार करना, खून जलने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रोधित होना, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा यहाँ